हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो बहुत दिन हो गए, क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पाई है और बहुत दिनों के बाद आज हमारी मुलाकात हो रही है। कारण ये रहा था कि राजस्थान के अंदर हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो है वो अभी चल रही है और उसी के कारण उसी में व्यस्त होने के कारण हम क्लासें नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब कोशिश करूँगी कि क्योंकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और इसी वजह से अब कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपकी क्लासेस आए और जल्दी से जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई होगी इतने दिनों से, क्योंकि क्लासेस जो है वो कंटिन्यू नहीं आ रही थी और आपकी पढ़ाई भी जो है वो डिस्टर्ब हुई होगी। लेकिन उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी और अब जो है मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत जल्दी जल्दी आपकी क्लासेस कंटिन्यू कर पाऊँ। और इसी की वजह से, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और इतना लाइव आने का भी टाइम नहीं है, तो मैंने क्या किया है कि पहले से ही बोर्ड के ऊपर मैं फटाफट से ये जो भी नोट्स होंगे वो शॉर्टकट में मैंने लिख दिए हैं। मुझे इनको समझाना है और इसकी वजह से क्या होगा कि अपने टाइम की बचत होगी। एक तो मैं यहाँ पर लिखूँगी, है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एंड ये जो क्लासें हैं आपको रिकॉर्डेड ही उपलब्ध करवा दी जाएगी, मैं रिकॉर्डिंग कर दूँगी और यूट्यूब के ऊपर आपको ये उपलब्ध हो जाएगी। एंड जैसा कि हो ही रही है और यहाँ पर पहले से ही मैं लिख लूँगी ताकि हमारे टाइम की जो है ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो सके और जल्दी से जल्दी क्लासें हमारी कंप्लीट हो सके। हम लेसन नंबर 5 पढ़ रहे हैं, इसके अंदर बायोलॉजी क्लास है, ये 12th क्लास NCERT बायोलॉजी, ठीक है। और 5th चैप्टर हमारा चल रहा है और 5th चैप्टर भी अगर आपको नहीं पता है तो नाम बता देती हूँ। इसका नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, जिसमें हमने खूब सारी चीज़ें पढ़ ली है। मेंडल के बारे में पढ़ लिया है, उनके नियमों के बारे में पढ़ लिया है ना। और उन्होंने उसके आधार पर जो उन्होंने संकरण किए थे, प्रयोग वगैरह, वो सभी पढ़ लिए हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है, ठीक है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक जिसका कि नाम है हमारा उत्परिवर्तन। क्या नाम है? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है। हालांकि हमारे कोर्स के अंदर इतना उत्परिवर्तन के प्रकार वगैरह इतने सब कुछ नहीं दे रखे हैं, इसलिए हम भी ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स के अंदर, किस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ से हम ऊपर से उठाकर पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि टाइम कम है हमारे पास में, अगर टाइम ज़्यादा होता तो हम बहुत ही अच्छे से डीपली पढ़ सकते थे। तो जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, यानी उसी के स्तर का हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब उत्परिवर्तन का मतलब क्या है? देखिए, आपको ये पता है कि जो हमारी सेल है, हमारी जो कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक पड़ा है, ठीक है। कोशिका की संरचना सभी ने पढ़ रखी होगी, मुझे आशा है, क्योंकि 11th क्लास के अंदर आपकी बायोलॉजी के अंदर एक पूरा का पूरा चैप्टर था कोशिका से संबंधित, ठीक है ना। तो देखो, ये मान लीजिए कि हमारी सेल है और ये हमारा क्या है? केंद्रक है, ठीक है। अब इस केंद्रक के अंदर आपको पता है, केंद्रक के अंदर क्या पड़े होते हैं? गुणसूत्र पड़े होते हैं। क्या पड़े होते हैं? गुणसूत्र पड़े होते हैं। और गुणसूत्रों की जो संख्या होती है हमारी कोशिकाओं में, प्रत्येक कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 23 जोड़ी, 23 जोड़ी, ठीक है। या हम इसको यूं भी कह सकते हैं 46 गुणसूत्र, ठीक है। 46 गुणसूत्र या 23 जोड़ी गुणसूत्र पड़े होते हैं प्रत्येक कोशिका के अंदर, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि इनके अंदर, इन गुणसूत्रों के अंदर कोई भी परिवर्तन आ जाए, भाई आपको ये तो पता है, अगर हम एक गुणसूत्र को बाहर निकालें तो गुणसूत्र की जो संरचना होती है, अच्छा मैं ये भी बता दूं आपको कि गुणसूत्र की संरचना, DNA स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ हम जो है 6th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। 2-3 दिन के अंदर वो चैप्टर भी आपका स्टार्ट हो ही जाएगा, ठीक है। तो गुणसूत्रों की संरचना हम उसमें पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है गुणसूत्रों के बारे में तो आपको पता है कि गुणसूत्रों के अंदर होते क्या है? DNA होते हैं, इस प्रकार से DNA होते हैं, ठीक है। DNA होते हैं और DNA की जो आनुवंशिक इकाई होती है, यूँ कह सकते हैं कि आनुवंशिक इकाई जो होती है कोशिका की या किसी भी जीव की, तो वो कौन होती है? जीन होती है। और जीन हमने पढ़ रखा है भाई, DNA का कोई भी खंड जो एक RNA बना दे, DNA का कोई भी खंड जो एक RNA बना दे, उसे अपन क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, जीन कहते हैं। ये पहले पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। अब देखो, अगर मान लीजिए कि इन गुणसूत्रों के अंदर कोई भी चेंज आ रहा है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 है, 23 जोड़ी है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि इनके अंदर कोई भी परिवर्तन आ रहा है, भाई परिवर्तन कैसे आएगा? मान लीजिए कि 46 की जगह पे इनकी संख्या हो जाए, बढ़ जाए, तो कितने हो जाए? 47 हो जाए। यह संख्या घट जाए तो कितने हो जाए? 45 हो जाए। यानी संख्या में परिवर्तन हो जाए, या तो संख्या में परिवर्तन हो जाए या फिर इन गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन हो जाए।
या तो इनकी संख्या में परिवर्तन हो जाए या फिर इनकी संरचना में परिवर्तन हो जाए। कोई क्रोमोसोम है वो टूट गया है ना, या एक्स्ट्रा क्रोमोसोम और कोई भाग उसके ऊपर जुड़ गया, ठीक है, तो संरचना या संख्या में परिवर्तन हो जाए और वही परिवर्तन हुई जो गुणसूत्र है, वही परिवर्तनशील जो गुणसूत्र है ना, मान लीजिए कि माता पिता के अंदर वो गुणसूत्रों में परिवर्तन हुआ और माता पिता से अब वो कहाँ चले जाए, अपने बच्चे के अंदर चले जाए, ठीक है, माता पिता से अब वो कहाँ चले जाए, अपने बच्चे के अंदर। अच्छा वो तो ठीक है, बात की बात है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे उसको तो, लेकिन अब इसका मतलब क्या है कि भाई गुणसूत्रों के अंदर परिवर्तन हुआ, ये गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हुआ, गुणसूत्रों की संख्या या संरचना में परिवर्तन हुआ, इसी चीज को अपन क्या बोलेंगे, इसी को अपन बोलेंगे उत्परिवर्तन। क्या बोलेंगे, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। अचानक से कोई भी परिवर्तन हो जाए और वो परिवर्तन जो होता है वो स्थायी होता है। स्थायी कैसे, अब वो माता पिता से किस में चला जाएगा, बच्चे के अंदर चला जाएगा, ठीक है, मम्मी पापा में ही नहीं रहेगा, मम्मी पापा से कहाँ चला जाएगा, बच्चे के अंदर चला जाएगा। और इससे बहुत सारे रोग भी होते हैं जो कि अगला वाला टॉपिक पढ़ेंगे अपन उसमें, ठीक है। अब देखिए उत्परिवर्तन की अगर हम परिभाषा पढ़े तो इसमें क्या लिख रखा है, आनुवंशिक पदार्थ में, आनुवंशिक पदार्थ क्या होगा, या तो डीएनए होगा। देखो आनुवंशिक पदार्थ का मतलब यहाँ पर क्या है, या तो डीएनए ले लो या आप गुणसूत्र ले लो, ठीक है, या फिर जीन ले लो, इन तीनों से मतलब है यहाँ पर आनुवंशिक पदार्थ से, ठीक है ना। तो आनुवंशिक पदार्थ का मतलब यहाँ पर डीएनए या गुणसूत्र या जीन, इन तीनों से इसका मतलब है। तो आनुवंशिक पदार्थ में अचानक एवं स्थायी परिवर्तन, अचानक हुआ परिवर्तन और स्थायी परिवर्तन। ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है गुणसूत्रों की संख्या 47 हो गई अब वो वापस 46 हो जाएगी, एक वापस हट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। स्थायी है मतलब एक बार 47 गुणसूत्र आ गए तो आगे वापस कम नहीं होंगे, एक बार 45 आ गए तो आगे एक और ज्यादा बढ़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो स्थायी परिवर्तन होता है और ये कैसा होता है, वंशागत होता है। वंशागत का मतलब आप पहले पढ़ चुके हो, वंशागति शब्द को हम पढ़ चुके हैं। वंशागत का मतलब एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, वंशागत। यानी मान लीजिए कि माता पिता के अंदर गुणसूत्रों की संख्या, जब मान लो कि कोशिकाएं बन रही थी, कौन सी कोशिका बनेगी, अंडाणु और शुक्राणु बनेंगे। अब मान लो कि कोई अंडाणु है ना, इधर जगह नहीं है, अंडाणु है। अब मान लो कि जब मम्मी के अंदर जब अंडाणु बना था उसमें कितने गुणसूत्र आ गए, 47 गुणसूत्र आ गए। अब इसी से यही गुणसूत्र किस में जाएंगे, बच्चे के अंदर जाएंगे। यानी एक तो ये स्थायी परिवर्तन हो गया और एक ये वंशागत हो गया, यानी यही से बच्चे के अंदर जा रहा है। तो इसी को अपन क्या कहेंगे, उत्परिवर्तन कहेंगे, म्यूटेशन कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए पहली चीज तो ये कि जनन कोशिका में होने वाले उत्परिवर्तन ही वंशागत होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। देखो भैया पहली चीज तो ये कि मैं यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है मैं आपको टाइम दूंगी, इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। इनको आप एज इट इज़ आपकी कॉपी में उतार सकते हो और बड़ा चढ़ा कर और भी इनको लिख सकते हो, क्योंकि शॉर्टकट पे मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा और अपने टाइम की बचत भी हो रही है। अब देखो यहाँ पर दूसरा पॉइंट, यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ पर क्या लिख रखा है कि जनन कोशिका में होने वाले उत्परिवर्तन ही वंशागत होते हैं। भाई जनन कोशिका में होंगे तभी तो वो बच्चे के अंदर जाएंगे। एक तो अच्छा ये तो आप सभी को पता है कि अपने अंदर कोशिकाएं भी दो प्रकार की होती है। एक कोशिका जो कि जनन कोशिका होगी और एक कोशिका होगी जो कि कायिक कोशिका होगी। अब जनन कोशिका और कायिक कोशिका का क्या मतलब है, कायिक कोशिका जो हमारे शरीर के सभी अंगों का निर्माण करती है, ऐसी कोशिकाएं जो अपने पूरे शरीर के अंगों उत्तकों सभी का निर्माण करती है, वो तो हो गई कायिक। कायिक यानी काय यानी शरीर का जो निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं वो कायिक कोशिकाएं होती है। और जो जनन में भाग लेती हैं यानी बच्चा पैदा करवाने में जो भाग लेती हैं वो कोशिकाएं कौन सी होती है, जनन कोशिकाएं। जैसे कि नर के अंदर कौन बनेगा, शुक्राणु, और मादा के अंदर अंडाणु। तो ये दोनों भी तो कोशिकाएं हैं, लेकिन ये कोशिकाएं कौन सी है, क्योंकि ये क्या करेगी, एक बच्चे को जन्म दे सकती है या एक संतति पैदा करवा सकती है, इसीलिए अपन इनको क्या कहते हैं, जनन कोशिकाएं कहते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति, कोई माता पिता है ना, उसमें से मान लीजिए कि माता है, उसके हाथ की किसी कोशिका में अगर मान लो कि परिवर्तन आ जाए, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आ जाए, तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या वो बच्चे में जाएगा, क्या नहीं जा सकता ना। तो वो बच्चे में कब जाएगा, जब माता का अंडाणु और पिता का शुक्राणु, अगर इन दोनों में से किसी में भी गुणसूत्रों की संख्या, संरचना या किसी भी प्रकार का परिवर्तन हुआ है तभी तो वो बच्चे में जाएगा, क्योंकि अंडाणु और शुक्राणु जब मिलेंगे तभी तो एक नई संतति पैदा होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि जनन कोशिका में होने वाले उत्परिवर्तन ही क्या होते हैं, वंशागत होते हैं। कायिक कोशिकाओं में जो उत्परिवर्तन होंगे वो वंशागत नहीं होंगे, ठीक है।
वो वंशागत नहीं होंगे। कायिक कोशिका यानी शरीर की कोई दूसरी अन्य कोशिका है, उसमें अगर मान लो उत्परिवर्तन हो गया तो वो वंशागत नहीं होगा, वो बच्चे में नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, अच्छा मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं बता देती हूँ, कायिक कुछ जीव जो होते हैं वो कायिक जनन भी करते हैं, जैसे कुछ पौधे हो गए तो वो कायिक जनन भी करते हैं। कायिक जनन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। कायिक जनन का मतलब होता है कि जब कोई भी पौधा जो है, उस पौधे से अगर आपको नया पौधा बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बीज ना लेकर, यानी बीज के अलावा पौधे के कोई भी अन्य भाग हो, जड़, तना, पत्ती, कोई भी अन्य भाग हो, अगर उसी से नया पौधा बन रहा है तो उसे अपन क्या कहेंगे, कायिक जनन कहेंगे, ठीक है। अब कायिक जनन में कोई बीज तो बन नहीं रहा है, ना कोई परागकण, ना कोई अंडाणु वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है, उसमें तो आप कोई भी उसी का कोई भाग लेकर आप नया पौधा बना रहे हो। तो अगर मान लीजिए कि उसमें कायिक जनन में, उस कायिक जनन के अंदर कोई कायिक कोशिका है, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि उस पौधे के अंदर कोई कायिक कोशिका है और उसमें उत्परिवर्तन हुआ है, और उसी पार्ट को आप लेकर दूसरा पौधे के रूप में उसे बो रहे हो या दूसरा पौधा आप बना रहे हो, तो फिर उसके अंदर उत्परिवर्तन जो होगा वो वंशागत होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले ये शब्द जो है, कौन सा शब्द, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन जो शब्द है, वो सबसे पहले किसने दिया था, ह्यूगो डी ब्रिज ने। किसने दिया था, ह्यूगो डी ब्रिज ने। याद कीजिए, ह्यूगो डी ब्रिज पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ये नाम आ चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए है कि ये नाम कहाँ पर पढ़ा था हमने, ठीक है। कहाँ के रहने वाले थे ये, नीदरलैंड के रहने वाले थे, ठीक है। तो ह्यूगो डी ब्रिज ने सबसे पहले ये शब्द दिया था, और इसका जो अध्ययन किया था उन्होंने, वो किसमें किया था, एक पादप जिसका कि नाम क्या है, ओइनोथिरा लेमार्कियाना। क्या नाम है, ओइनोथिरा लेमार्कियाना, जिसे हम और नाम क्या देते हैं, इवनिंग प्रिमरोज। क्या कहते हैं, इवनिंग प्रिमरोज, ठीक है। ह्यूगो डी ब्रिज ने सबसे पहले ये शब्द दिया था, और इन्होंने इसका अध्ययन किसमें किया था, ओइनोथिरा लेमार्कियाना में या इवनिंग प्रिमरोज में किया था। कंप्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक शब्द आता है उत्परिवर्तजन या म्यूटाजन। उत्परिवर्तजन या म्यूटाजन किसे कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है भाई। देखो एक चीज बताओ मुझे कि कोशिका में कोई परिवर्तन आ रहा है, कोशिका के गुणस्तरों की संख्या में, संरचना में कोई भी परिवर्तन आ रहा है, ऐसे तो नहीं आएगा, कोई ना कोई कारण तो होगा, कोई ना कोई छेड़खानी तो करेगा उनसे कि तब जाके उसमें परिवर्तन आएगा। ऐसे ही अपने आप तो संख्या नहीं बढ़ जाएगी, अपने आप तो गुणस्तरों की संख्या कम नहीं हो जाएगी, या संरचना में परिवर्तन नहीं हो जाएगा, कुछ तो कारण होंगे, कोई तो रीजन होगा जिसकी वजह से उसमें परिवर्तन आएगा। उन रीजन को क्या कहते हैं, या उन कारण को हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तजन या म्यूटाजन। और वो कारण कैसे कैसे हो सकते हैं, वो कारण दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो भौतिक कारण हो सकते हैं या फिर वो रासायनिक कारण हो सकते हैं। यानी रसायनों के द्वारा भी हो सकता है और भौतिक कारकों की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि भौतिक व रासायनिक कारक जिसके कारण उत्परिवर्तन होता है उसे अपन क्या कहते हैं, म्यूटाजन या उत्परिवर्तजन कहते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई उत्परिवर्तजन किसे कहते हैं या म्यूटाजन किसे कहते हैं, ठीक है। तो भौतिक या रासायनिक कारक जिसके कारण जो है वो जिसके कारण उत्परिवर्तन होता है उसे अपन क्या कहते हैं, उत्परिवर्तजन या म्यूटाजन कहते हैं। कंप्लीट है यहाँ तक, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, वो आपके पराबैंगनी किरणें हो सकती हैं, या एक रासायनिक कारक जिसका कि मैं उदाहरण बताऊं, कोल्चिसिन जो होता है उसके कारण भी हो सकता है ना, पराबैंगनी किरणें वगैरह बहुत सारी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि सबसे पहले इस उत्परिवर्तन को सबसे पहले देखा किसने देखा था भाई। देखो एक अंग्रेज किसान था, कौन था, एक अंग्रेज किसान था, भेड़ बकरियां चराता था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो अपनी भेड़ को लेके गया कहीं चराने के लिए, है ना, जंगलों वंगलों में गया होगा। तो भेड़ चराने के लिए जब वो गया तो उसने एकदम से देखा कि उसकी सारी भेड़ें जो थी वो लंबी लंबी टांगों वाली थी, ठीक है, सारी भेड़ें लंबी लंबी टांगों वाली थी। लेकिन अचानक से उसने देखा कि इतने सारे जो झुंड था लंबी टांगों वाली भेड़ों का जो झुंड था, उसमें एक छोटी टांगों वाली भेड़ भी आ गई। क्या आ गई, छोटी टांग वाली भेड़ भी आ गई। तो उसने देखा कि भाई अचानक से कोई ना कोई ऐसा परिवर्तन हुआ कि सारी तो लंबी लंबी टांगों वाली है, फिर ये कैसे छोटी टांग वाली आ गई, है ना। तो वह किसकी वजह से हुआ था, वो उत्परिवर्तन की वजह से ही हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने अंग्रेज किसान, अच्छा नाम क्या था उस अंग्रेज किसान का, सेट राइट। क्या नाम था, सेट राइट, ठीक है। और ये जो छोटी भेड़ जो थी, यानी कि छोटी टांगों वाली जो भेड़ थी, इसको इन्होंने क्या कहा था, एंकर। क्या कहा गया था, एंकर, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे जो भारतीय एक वैज्ञानिक कह सकते हैं हम, जिनका कि नाम है MS स्वामीनाथन। कौन है? MS स्वामीनाथन। इन्होंने भी क्या किया, गेहूं की जो है शोरवती, सोनेरा, पूसा लरमा, ये सारी जो इसकी हम यूँ कह सकते हैं कि किस्म जो होती है ना, किसकी किस्म है ये? गेहूं की किस्म इन्होंने विकसित की। कैसे की? इन्होंने क्या किया कि गेहूं की जो भी किस्म होती है या गेहूं के जो भी बीज होते हैं उनके ऊपर UV रेज डाली उन्होंने, अल्ट्रावायलेट रेज डाली उन्होंने, ठीक है। और फिर उसकी वजह से इन्होंने क्या किया, इतनी सारी जो किस्म है, नई नई अच्छी अच्छी जो किस्म होती है, उन्होंने इसके उत्परिवर्तन के कारण इनका विकास किया। कौन कौन सी? शोरवती, सोनेरा, पूसा लरमा, ये सारी जो है किस्में इन्होंने विकसित की, ठीक है। एक बार आप यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, जो हम उत्परिवर्तन पढ़ रहे हैं, उत्परिवर्तन के प्रकार कितने टाइप के होते हैं। शॉर्टकट में पढ़ेंगे हम इन्हें। तो उत्परिवर्तन के जो प्रकार है, वो उत्परिवर्तन जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और दूसरा होता है जीन उत्परिवर्तन, ठीक है। उत्परिवर्तन 2 प्रकार का होता है मुख्यतः। कौन कौन सा? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और जीन उत्परिवर्तन, ठीक है। अब गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या होता है पहले वो पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि जीन उत्परिवर्तन क्या होता है। तो देखिए, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ गुणसूत्रों के अंदर ही समस्या आएगी। क्या समस्या आएगी? कि गुणसूत्रों की संख्या या तो गुणसूत्रों की संख्या में या इसकी क्या हो जाए, संरचना में परिवर्तन हो जाए, या तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आ जाए, जैसे भाई 46 होने चाहिए उसकी जगह 45 आ जाए, या फिर 47 हो जाए तो संख्या में परिवर्तन आ गया, यानी कि कोई भी ज़्यादा या कम हो जाए, ठीक है। तो वो संख्या में परिवर्तन आ गया। और नेक्स्ट है संरचना में परिवर्तन, यानी कि वो टूट फूट जाए या उसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि उसकी संरचना चेंज हो जाए, ठीक है। तो उसे अपन क्या कहेंगे? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। यानी कि आपसे पूछा जाए कि भाई उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? उत्परिवर्तन के 2 प्रकार होते हैं, परिभाषा बताकर 2 प्रकार लिख लोगे। कौन कौन से? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और जीन उत्परिवर्तन। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन किसे कहेंगे? गुणसूत्रों की संख्या में या संरचना में परिवर्तन होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, ठीक है। अब ये जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है, ये फिर से 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला जो है वो क्या है? हेट्रोप्लॉइडी, और दूसरा जो है वो कौन सा है? गुणसूत्रीय विपतन। कौन सा है? गुणसूत्रीय विपतन। सबसे पहले बात करते हैं हम हेटेरोप्लॉइडी की। तो देखिए, हेटेरोप्लॉइडी का मतलब क्या होता है कि गुणसूत्र के सेट, या तो गुणसूत्र का एक पूरा का पूरा सेट, या एक सेट में गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन। अब इसका मतलब क्या है? तो देखिए, इधर समझेंगे हम। मैं इधर बता देती हूँ आपको क्या लिख रखा है। गुणसूत्र के सेट, यानी कि आपको पता है कि एक कोशिका है, उसमें हम नॉर्मली कहते हैं ना कि हमारी जो कोशिका है वो कैसी है? द्विगुणित है। द्विगुणित का मतलब 2n टाइप की है। 2n टाइप की क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें गुणसूत्र जो होते हैं ऐसे जोड़े में पड़े होते हैं। जैसे ये पूरा एक सेट हो गया, ठीक है, ये गुणसूत्र का मान लीजिए एक सेट हो गया, फिर ऐसे दूसरा सेट, ऐसे करके कुल टोटल कितने सेट होते हैं? 23 सेट होते हैं। जोड़े के अंदर होता है ना, एक ये सेट, एक ये सेट, इस तरह से। तो अगर मान लीजिए कि इसमें यहाँ पर क्या लिख रखा है, हेटेरोप्लॉइडी किसे कहेंगे? कि गुणसूत्र के एक सेट, पूरा का पूरा सेट ही गायब हो गया। मान लीजिए कि 23 जोड़े हैं, उसमें से एक पूरा का पूरा सेट गायब हो गया, कोई एक सेट गायब हो गया, मान लीजिए दूसरा नंबर का सेट पूरा का पूरा गायब हो गया, तो अब यहाँ पर कितने सेट हो जाएंगे? 22 सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी क्या कहलाएगा? हेटेरोप्लॉइडी। या फिर यूं कह सकते हैं कि एक सेट में गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन। और मान लीजिए कि यहाँ पर जो है गुणसूत्रों का सेट जो है, पूरा सेट गायब ना होकर एक गुणसूत्र कम हो जाए, है ना। पूरा सेट जो था उसमें से एक गुणसूत्र जो हो जाए वो क्या हो जाए? कम हो जाए। ये ज्यादा भी हो सकता है ना। यहाँ पर कम ज्यादा में नहीं लिख रखा है, यहाँ पर लिख रखा है संख्या में परिवर्तन, यानी कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसे अपन क्या कहेंगे? हेटेरोप्लॉइडी। नेक्स्ट हम देखते हैं गुणसूत्रीय विपतन। अब गुणसूत्रीय विपतन का मतलब क्या होता है? गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन। अगर गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? गुणसूत्रीय विपतन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हेटेरोप्लॉइडी के प्रकार। जो हमने ये वाला फर्स्ट वाला जो पढ़ा है, अब इसके हमने क्या पढ़ने हैं? प्रकार पढ़ने हैं, ठीक है। तो हेटेरोप्लॉइडी के प्रकार में हम पढ़ते हैं कि ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सुगुणिता, क्या कहते हैं इसको? सुगुणिता या यूप्लॉइडी,
ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा असुगुणिता एनयूप्लॉइडी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सुगुणिता की। तो सुगुणिता का मतलब क्या होता है कि गुणसूत्र के सेट में कमी या वृद्धि, पूरा का पूरा एक गुणसूत्र है उसका पूरा का पूरा एक जो सेट है या तो वो कमी हो जाए उसकी, यानी वो पूरा पूरा ही हट जाए, यानी कि 23 जोड़े थे उसमें से 22 जोड़े रह जाए, ठीक है। तो उसे अपन क्या कहेंगे, ये कमी हो जाए, ये फिर एक्स्ट्रा और एक सेट आ जाए, मान लो कि 23 जोड़े की जगह 24 जोड़े हो जाए, है ना, तो उसे अपन क्या कहते हैं, सुगुणिता। और नेक्स्ट आता है अपना असुगुणिता, ठीक है। असुगुणिता का मतलब क्या है, सेट में गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि, पूरा जो एक सेट है उसके अंदर गुणसूत्र की, यानी कि ये सेट जो है ना, ऐसे साथ में होते हैं ना, दो सेट होते हैं, एक सेट होता है पूरा पूरा जिसमें दो गुणसूत्र होते हैं, तो उसमें या तो एक गुणसूत्र कम हो जाए या तो एक गुणसूत्र क्या हो जाए, कम हो जाए, या फिर इसकी जगह पर क्या हो जाए, दो तो है ही और एक गुणसूत्र क्या हो जाए, एक्स्ट्रा आ जाए, तो इसे अपन क्या कहते हैं, असुगुणिता। कुछ नहीं है, ये दोनों प्रकार किसके आधार पर दिए गए हैं, देखो इस परिभाषा के आधार पर, इस परिभाषा में जो चीज लिखी थी उसी के आधार पर ये दो प्रकार हो गए, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं गुणसूत्रीय विपतन के प्रकार। गुणसूत्रीय विपतन कौन सा है, ये रहा गुणसूत्रीय विपतन। और इसका मतलब क्या है कि गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन, अगर संरचना में चेंज आ रहा है तो उसे अपन कह रहे हैं गुणसूत्रीय विपतन। और इसके भी क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं, कौन कौन सा, विलोपन या प्रतिपन। देखो संरचना में परिवर्तन का क्या मतलब है, या तो वो टूट जाएगा, है ना, टूटेगा तो है ही, अब टूट के या तो मान लो कि उसके ऊपर कोई नया खंड आ गया, या वो टूट गया तो उसका कोई खंड जो है वो अलग हो गया, तो यही तो संरचना में परिवर्तन है ना, ठीक है। तो ये भी दो प्रकार का होता है। पहला क्या हो गया, विलोपन, नाम से पता चल रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि गुणसूत्र के खंड का टूट कर विलुप्त हो जाना। विलोपन का मतलब क्या होता है, गायब हो जाना, तो गायब होगा, जैसे मान लीजिए कि ये है, ये कोई गुणसूत्र है और इसका ये वाला जो खंड है मान लीजिए कि ये यहाँ से टूट कर ये अलग हो जाए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, विलोपन। एक तो यहाँ पर क्या हुआ, संरचना चेंज हुई या नहीं हुई, हुई, और ये यहाँ से टूट कर कहीं और चला गया, तो इसकी क्या हो गई, संरचना में चेंज आ गया, तो इसे अपन क्या कहेंगे, विलोपन कहेंगे। नेक्स्ट आता है प्रतिपन। प्रतिपन का मतलब क्या होता है, गुणसूत्र के खंड का टूट कर, यानी कि इस गुणसूत्र का ये जो खंड है यहाँ से टूट गया, लेकिन ये टूट कर पुनः उसी गुणसूत्र पर विपरीत क्रम में जुड़ जाना, उल्टे क्रम में जुड़ जाना, ठीक है। ये पहले ऐसे जुड़ा हुआ था, मान लो कि ये ऐसे जुड़ा हुआ था, ये टूटा और फिर वापस उल्टे क्रम में जुड़ गया, ठीक है, तो इसे अपन क्या कहेंगे, प्रतिपन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिपन कहेंगे। यहाँ तक कंप्लीट है। ये क्या है कि थोड़ी समझना तो है लेकिन थोड़ी सी रटने वाली भी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई आपके इतना भयंकर क्वेश्चन बनने वाला है, बोर्ड में नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, बाई चांस आ भी जाए तो आपको ऐसा का ऐसा आप अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम सेकंड पॉइंट जो है इसका वो क्या है, जीन उत्परिवर्तन, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन। अब जीन उत्परिवर्तन या बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहेंगे, ध्यान से समझेंगे। आपको पता है गुणसूत्र की जो संरचना होती है, जैसे मैं यहाँ पर बना लेती हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि ये गुणसूत्र है और इसके अंदर क्या है, डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए को खींच कर अगर आप बाहर निकालो तो इसकी संरचना कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगी, ऐसे तो नहीं दिखाई देगी बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी इसके अगर आपने डीएनए की स्ट्रक्चर थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि डीएनए के अंदर जो है वो 2 स्ट्रैंड होती है, ऐसे, है ना। नहीं भी पढ़ी है तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, उसको इस तरह से जल्दी नहीं करेंगे। तो अगर आपने डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ी है तो उसमें जो है 2 न्यूक्लियोटाइड की, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं होती है, 2 संरचनाएं या 2 यूं लड़ियाँ होती है, और ये जो लड़ियाँ होती है वो दोनों आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती है, नाइट्रोजनी क्षारक के द्वारा जुड़ी होती है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। अब नाइट्रोजनी क्षारक क्या होते हैं ये भी हम नेक्स्ट जो भी चैप्टर आने वाला है हमारा डीएनए वाला, उसमें हम पढ़ेंगे। नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्रत्येक प्यूरिन जो है वो पायरिमिडिन से जुड़ा होता है, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए कि प्यूरिन है, यहाँ पर प्यूरिन है तो इसके सामने कौन होगा, पायरिमिडिन होगा, पायरिमिडिन होगा। तो प्यूरिन जो होता है वो पायरिमिडिन से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर कि जब क्या हो, अब हम पढ़ क्या रहे हैं, जीन उत्परिवर्तन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो जीन होता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि डीएनए जो होता है उसके अंदर
डीएनए के अंदर जो क्षार युग्म जो होते हैं, क्षार युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़े के अंदर होंगे। जोड़े क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से अटैच होंगे, जुड़े होंगे। तो यहाँ पर प्यूरिन है तो यहाँ पर पायरिमिडिन, यहाँ पर पायरिमिडिन है तो इसके सामने प्यूरिन। तो प्यूरिन जो होता है वो पायरिमिडिन से जुड़ा होता है, तो एक जोड़ा हो गया उनका। ठीक है, अगर इस जोड़े में कोई परिवर्तन आ जाए, है ना, जैसे मान लो कि यहाँ पर ए था, ठीक है, हम पढ़ेंगे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन वगैरह ये सब होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। और ए जो होता है वो टी से जुड़ा होता है। ठीक है, प्यूरिन पायरिमिडिन से जुड़ा होता है। यहाँ मान लीजिए जी था तो यहाँ पर सी था। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए टी है तो यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर जी हो जाएगा। इस तरह से ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर मान लीजिए कि इनके अंदर क्षार युग्मों में कोई परिवर्तन आ जाए, मान लो कि ये जी और सी यहाँ पर ये दोनों जो हट जाए और इनकी जगह पे टी और ए आ जाए, है ना, तो ये क्षार युग्म में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, जीन उत्परिवर्तन या बिंदु उत्परिवर्तन। ठीक है, तो डीएनए के नाइट्रोजन क्षार युग्म में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, जीन उत्परिवर्तन या बिंदु उत्परिवर्तन। अब ये जो जीन उत्परिवर्तन होता है वो दो प्रकार का होता है, या हम ये कह सकते हैं कि बिंदु उत्परिवर्तन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्रतिस्थापन और एक होता है फ्रेम शिफ्ट। कौन सा होता है, फ्रेम शिफ्ट। एक तो होता है प्रतिस्थापन और एक होता है फ्रेम शिफ्ट। अब प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, देखो प्रतिस्थापन, है ना, प्रतिस्थापन का नाम शब्द से ही वैसे ही पता चल रहा है भाई, एक नाइट्रोजनी क्षारक जो है ये दूसरे नाइट्रोजनी क्षारक से क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। मान लो कि ए था, उसकी जगह पर क्या आ जाए, टी आ जाए, जी की जगह पर टी आ जाए, सी की जगह पर ए आ जाए, कुछ भी कोई भी चेंजेस आ सकते हैं। प्यूरिन की जगह पर पायरिमिडिन भी आ सकता है, पायरिमिडिन की जगह पर प्यूरिन भी आ सकता है। ठीक है, जिन बच्चों को मैं पहले वापस बता रही हूँ कि जिन बच्चों को नहीं पता प्यूरिन पायरिमिडिन वगैरह क्या होते हैं, तो मैं वो अगली नेक्स्ट जो भी हमारा चैप्टर आने वाला है उसमें बहुत ही अच्छे से हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी सिर्फ आपको ध्यान, बस नाम अभी ध्यान रख लो भाई, प्यूरिन पायरिमिडिन नामक कोई चीज़ें भी होती है, नाइट्रोजनी क्षारक जिसे बोलते हैं अपन। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे उसमें संरचना में, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वैसे भी इतना आपके कोर्स में नहीं है, तो अगर आप ये नहीं भी अगर मान लो कि ज़्यादा रटो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, एक नाइट्रोजनी क्षारक की जगह दूसरी नाइट्रोजन क्षारक में ले ली, उसे अपन क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन कहेंगे। ये भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होता है संक्रमण, एक होता है अनुपथन। अब संक्रमण का मतलब क्या है, प्यूरिन से क्या हो जाए, प्यूरिन प्रतिस्थापित हो जाए। अब प्यूरिन से प्यूरिन या फिर पायरिमिडिन से पायरिमिडिन प्रतिस्थापित हो जाए। ठीक है, अब पहली चीज तो ये कि प्यूरिन कौन होते हैं और पायरिमिडिन कौन होते हैं, कहाँ लिखूं, चलो यही लिख लेती हूँ, प्यूरिन कौन होते हैं और पायरिमिडिन कौन होते हैं। तो देखिए, प्यूरिन भी दो प्रकार के होंगे और पायरिमिडिन भी मेनली दो प्रकार के ही होते हैं। ठीक है, वो आगे बात है कि भाई वो आरएनए में कौन सा होता है, वो सब बात की बात है। तो प्यूरिन भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ए जी। ठीक है, और पायरिमिडिन भी दो प्रकार के होते हैं, सी टी। ठीक है, अब मान लो कि प्यूरिन से प्यूरिन का प्रतिस्थापन कैसे होगा, भाई ए था कहीं पे और इसकी जगह पर क्या आ जाए, जी आ जाए, या जी था किसी मतलब डीएनए के अंदर जी था जिस जगह पर, उस जगह पर सी आ जाए, तो प्यूरिन से प्यूरिन का हो गया। और पायरिमिडिन से पायरिमिडिन का जैसे सी की जगह पे टी आ जाए और टी की जगह पे सी आ जाए। ठीक है, तो इसे अपन क्या कहेंगे, संक्रमण कहेंगे। और नेक्स्ट आता है अनुपथन। तो अनुपथन में क्या होगा, देखो उल्टा है, प्यूरिन की जगह पायरिमिडिन आ जाए। प्यूरिन मान लीजिए कि ए था और ए की जगह पर क्या आ जाए, टी आ जाए, सी की जगह पर क्या आ जाए, जी आ जाए। ठीक है, तो प्यूरिन से पायरिमिडिन का और पायरिमिडिन से प्यूरिन का अगर प्रतिस्थापन हो रहा है तो उसे अपन क्या कहेंगे, अनुपथन कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेम शिफ्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेम शिफ्ट जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। फ्रेम शिफ्ट जो उत्परिवर्तन है वो क्या होता है कि डीएनए की संरचना में एक से अधिक, बीपी का मतलब है यहाँ पर नाइट्रोजनी क्षारक बेस पेयर। ठीक है, बीपी यानी ब्लड प्रेशर वाला बीपी नहीं है, वो बेस पेयर जुड़ जाते हैं या हट जाते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, डीएनए की कोई संरचना है उसमें एक या एक से ज्यादा अगर बेस पेयर जुड़ रहे हैं या बेस पेयर हट रहे हैं एक से ज्यादा, ठीक है, तो यानी नाइट्रोजनी क्षारक हट रहे हैं या जुड़ रहे हैं तो उसे अपन क्या कहेंगे, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहेंगे। इससे जेनेटिक कोड को पढ़ने का पूरा क्रम ही चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाएगा, देखिए मान लीजिए कि अच्छा ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है जुड़ना, एक होता है विलोपन। जुड़ना मतलब कि कोई नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ेगा, विलोपन का मतलब नाइट्रोजनी क्षारक हट जाएगा। कैसे, तो देखो यहाँ पर एक क्रम दे रखा है आपको, ये कोडिंग वगैरह होती है ऐसे, तो एक क्रम दे रखा है जैसे AGC, TAG वगैरह वगैरह, ये ऐसे दे रखा है। अब मान लीजिए कि देखो
AGC तो ठीक है, वैसा का वैसे ही आ गया। अब मान लो कि इस थाइमिन के पहले जो है यहाँ पर क्या जुड़ जाए, A जुड़ जाए। और आपको पता है कि नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं उसके जो कोड होते हैं, कोडोन जिसे अपन कहते हैं, वो 3-3 नाइट्रोजनी क्षारक से मिलकर बने होते हैं, 4 या 5 नहीं होंगे, 3-3 ही होंगे। तो अब यहाँ पर मान लीजिए कि A जुड़ गया, तो अब देखो क्रम कैसा होगा, 3-3 ही साथ में रहते हैं, तो A आ गया, फिर क्या आ जाएगा T, फिर क्या आ जाएगा A, यहाँ तक ये 3 हो गए ना, A T A, ये G जुड़ गया, G बच गया, G अब आगे आ जाएगा, ठीक है, फिर C, फिर T, ठीक है, अब ये A बच गया तो A आ गया, फिर G आ गया, और फिर क्या आ गया, C आ गया। अब ये T का आगे से आगे इस प्रकार से क्रम ही पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो एक नाइट्रोजनी क्षारक आया, लेकिन क्रम जो है पूरा का पूरा क्या हो गया, चेंज हो गया। इसी को अपन कहेंगे जुड़ना, एक कोई जुड़ गया तो उसकी वजह से क्रम चेंज हो गया, ठीक है। और ये किसका प्रकार है, फ्रेम शिफ्ट का प्रकार है। नेक्स्ट अपन देखते हैं विलोपन, यानी एक कोई भी जो नाइट्रोजनी क्षारक है वो गायब हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अपन देखें तो देखो यहाँ पर क्या था, AGC, यहाँ पर C जो है वो गायब हो जाता है, C गायब हो गया, तो C की जगह अब यहाँ पर T ने ले ली, आगे वाला जो T है वो इन दोनों के साथ में आ जाएगा। फिर देखो ये A आ गया, ये G आ गया, ये C आ गया, फिर T A G ये आ गया, और इसी के आगे से इस प्रकार से ये क्रम जो है वो चलता ही जाएगा। कंप्लीट हो गया उत्परिवर्तन, ठीक है। बहुत जल्दी पढ़ा है हमने, मुझे पता है कुछ बच्चों के तो शायद सर के ऊपर से गया होगा, नहीं जाएगा, एक बार आप वापस इस वीडियो को देखोगे सब समझ में आ जाएगा। वैसे तो ये सामने लिखे होते हैं तो इतना एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सामने जो चीज़ें लिखी हुई है वो की वही पढ़नी है, और बहुत ही सिंपल तरीके से लिखी हुई है, कोई हार्ड लैंग्वेज में नहीं लिखी हुई है। और लिखी इसलिए है क्योंकि एक तो टाइम की बचत होगी, एक आपके जो है नोट्स इससे कंप्लीट हो जाएंगे, नोट्स आप बना सकते हो, ठीक है। एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। चलिए अब जो है ये आज की क्लास में हमने उत्परिवर्तन के बारे में पढ़ा है, और ये समझने के बाद में आपको बहुत ही अच्छे से, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका कि नाम है आनुवंशिक विकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ से कोई ना कोई आपका छोटा मोटा क्वेश्चन ज़रूर बनता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी, और अगर कोई बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है तो उसके अंदर भी वो क्वेश्चन बनता है, तो उनको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। मुझे पता है कि आज की क्लास के अंदर हमने बहुत जल्दबाजी की है, क्योंकि देखिए ये क्या है कि थोड़ा कॉन्सेप्ट मुझे समझाना ही था, है ना। वैसे इतना भी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए है, मैं यूँ भी नहीं कहूँगी कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है टॉपिक इम्पोर्टेंट, लेकिन फिर भी इसको समझने के बाद में आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको आनुवंशिक विकार यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, और उनको हम बहुत ही धीरे से और अच्छे से क्लियरली आपको हम समझेंगे। उनके नोट्स भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगी, या तो हो सकेगा तो इसी तरह से रिकॉर्ड करके क्लासें में डाल दूंगी, ताकि आपके जो नोट्स हैं वो सामने उतरे हुए रहेंगे, और आपको स्क्रीनशॉट कर उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको क्या करना है, उसकी जो भी है नोटबुक के अंदर आपके उतार लेना है, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप जुड़े रहिए क्लासों से, और अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं जो कि अभी क्लासेस देख रहे थे पहले और अभी उनको नहीं पता है कि भाई फिर से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो उनको भी आप बताइए। कोई नए स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी आप बताइए। हिंदी मीडियम की ये क्लासें हैं, और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी एग्ज़ाम्स के लिए भी, और मैं अब कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है ना। ज़्यादा कोर्स भी हमारा बाकी नहीं है, ऐसा कहना तो सही नहीं रहेगा, वैसे बहुत सारा कोर्स बाकी है, लेकिन फिर भी हमारा कोर्स जो है अब जल्दी से जल्दी हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम से भी हम फ्री हो गए हैं अब, ठीक है। तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारी क्लासेस जो हैं वो शाम को क्लासेस आती है 6 बजे, ठीक है ना। और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अच्छी लगे क्लास तो कमेंट ज़रूर करना है। अगर कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी आ रही है तो आप कमेंट में लिख लीजिए, और अगर कमेंट में नहीं लिख सकते हैं तो आपको जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहे हैं आपके, उसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर आप अपना मैसेज डाल दीजिए, भाई इस टॉपिक के अंदर मुझे ये समस्या है, तो मैं या तो नेक्स्ट क्लास में उसे बता दूंगी, या आपको कमेंट के अंदर ही उसे बता दूंगी, ठीक है। आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।